नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की MCQ की क्लास के अंदर। और टॉपिक रहने वाला है अपना क्या, पीरियोडिक टेबल। ये अपनी 5वीं क्लास है ना। तो आज अपन ने सुबह जो पढ़ा था उससे संबंधित ये MCQ है। तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है और आपको सारे MCQ करा दिए गए हैं। एक क्लास और बड़े स्तर पर आएगी MCQ की पीरियोडिक टेबल से संबंधित, जो अपन कल शाम को रखेंगे, है ना। क्योंकि कल जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले दिन एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ खास क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो अपन पीरियोडिक टेबल के जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो करेंगे। ठीक है, आज भी जो क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सारे पुराने आए हुए क्वेश्चन है। तो प्रयास करिएगा आप जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उसका आंसर कॉमेंट में आप लिखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक ईए वाला तत्व है कौन सा होगा। तो ईए वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। चलो देखते हैं अपन सर्वाधिक ईए वाला कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है अपने पास 2s2 2p3, यानी कि कौन सा तत्व हो गया ये, नाइट्रोजन। ये कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। ये कौन सा हो गया, 3s2 वाला कौन सा हो गया, बताओ जरा, बताओ रे। 12 तत्व हो गए, मैग्नीशियम हो गया। और ये डी वाला कौन सा हो गया, 3p4, यानी कि सल्फर। ठीक है, अपने को सबसे ज़्यादा ये बतानी है कौन सी होगी। तो नाइट्रोजन के बाद कहाँ आएगा, ऑक्सीजन, उसके बाद और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, और इधर एस ब्लॉक के अंदर है मैग्नीशियम। यही बात है। तो सल्फर का आकार क्या है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो नहीं होंगे क्योंकि सेकंड आवर्त के तत्व हैं, सेकंड आवर्त के तत्व हैं। इस कारण क्या होगा कि इनकी ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो हाईली रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था, सेकंड पीरियड वाले जो होते हैं उनकी ये थोड़ी कम होती है किससे, थर्ड पीरियड वालों से। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं होगा। मैग्नीशियम और सल्फर की अगर बात करें तो क्या होंगे, ये मैग्नीशियम का आकार बहुत छोटा है और सल्फर का आकार बहुत बड़ा है। जितना बड़ा आकार होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, अरे यही बात है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा इसका। और वैसे भी मैग्नीशियम का देखो यहाँ पे स्थायी विन्यास है, स्थायी विन्यास है। तो मैग्नीशियम अपना स्थायी विन्यास तोड़ेगा नहीं, जिस कारण इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा, उत्तर कौन सा आ जाएगा, ये डी वाला 3s2 3p4। समझ गए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्यों नहीं होगे, क्योंकि सेकंड पीरियड के हैं। मैग्नीशियम क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका स्थायी विन्यास है। तो ऑप्शन एक ही बचा अपने पास, डी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, न्यूनतम ईए किसका है। अगला जो सवाल है वो है न्यूनतम ईए किसका है। तो इसका आंसर कैसे करोगे आप बताओ। एक है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन आवर्त सारणी में, और फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन। तो अपने को पता है कि क्लोरीन की ईए तो मैक्सिमम होती है, अपवाद स्वरूप अपन ने कल ही पढ़ा था ये बात, है ना। अब बचा ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, फ्लोरीन का आकार थोड़ा सा, ऑक्सीजन का आकार तो बड़ा होता है, उल्टा बोल गया मैं, ऑक्सीजन का आकार तो बड़ा होता है और फ्लोरीन का आकार थोड़ा सा छोटा होता है। और यहाँ पे कौन जीत जाता है, फ्लोरीन। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर की अपन कंपेयर करें, ऑक्सीजन और सल्फर की यदि कंपेयर करें तो कौन, सल्फर तो बड़ा है, बड़ा होगा तो उसके अंदर जेड इफेक्टिव कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा तो वैसे ये इसकी क्या होगी, कम होगी। अब अपने को सिर्फ इन दोनों के बारे में पता करना है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से। देखो ऑक्सीजन बड़ा है, छोटा है, क्या यार क्या हो रहा है आज ये, दोबारा देखो, लेफ्ट आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज घटता है। तो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन का साइज तो बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इस कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण प्रतिकर्षण क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर ये देखें अपन तो यहाँ पे उत्तर किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है, कर सकते हो आसानी से। तो आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है अपना, निम्न में से सर्वाधिक ईए किसकी होगी। निम्न में से सर्वाधिक ईए किसकी होगी, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शंस है लिथियम प्लस, हाइड्रोजन माइनस, सोडियम प्लस और फ्लोरीन माइनस।
अब देखो इनकी कंपेयर टू अध्ययन करते हैं अपन, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लिथियम प्लस का अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल रखा है तो क्या होगा 1s2, ठीक है। हाइड्रोजन की अगर बात करें माइनस की तो क्या होगा 1s2, यही होगा सेम। सोडियम प्लस की अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p6, और फ्लोरीन माइनस की अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p6। अब नेगेटिव चार्ज वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक बार नेगेटिव चार्ज आ गया यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो हाइड्रोजन माइनस और फ्लोरीन माइनस तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब बताओ सोडियम और लिथियम प्लस में से कौन सा होगा। सोडियम का क्या है NH2NP6, बहुत ही स्थायी विन्यास है ये। क्या है, बहुत ही स्थायी विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास है ये। कौन सा विन्यास है, अक्रिय गैस विन्यास। ये भी बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, अक्रिय गैस विन्यास। इस कारण सोडियम प्लस भी नहीं होगा। तो अपना एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, लिथियम वाला। तो यहाँ पर इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा, लिथियम प्लस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से न्यूनतम ऊर्जा किस प्रक्रम की होगी। निम्न में से न्यूनतम ऊर्जा किस प्रक्रम की होगी। तो न्यूनतम ऊर्जा बतानी है अपने को। ऑप्शन है अपने पास कौन से देखो आप, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर आप। ये सारे क्वेश्चन मैंने सुबह वाली क्लास में के अंदर करवाए थे। कमेंट करो, बताओ जल्दी से, न्यूनतम ऊर्जा किसकी होगी, ए बी सी या डी। न्यूनतम ऊर्जा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यानी कि ये कम ये किसकी होगी, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। इनकी तो मैक्सिमम होगी क्योंकि थर्ड आवर्त के हैं। किसके कौन से आवर्त के हैं, थर्ड आवर्त के, कोई दिक्कत नहीं है। रहा ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन का फ्लोरीन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे देखो आप, 1s2 2s2 2p4, यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, यही है। तो ये 2p5 फ्लोरीन के आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि 2s2 2p6 विन्यास ये ग्रहण कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन में कोई स्थायी विन्यास नहीं बनेगा, इस कारण ऑक्सीजन की यहाँ क्या है, न्यूनतम ऊर्जा हो जाएगी। अरे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी वाला। अरे कर लोगे ना, बोलो समझ में आ रहे हैं ना। ये कंपेरिजन अध्ययन है, कंपेयर करना पड़ता है। जो ऑप्शन आपके पास है ना उन्हीं से कंपेयर करना है। यहाँ ऑक्सीजन उत्तर आ गया, कहीं फ्लोरीन उत्तर आ जाएगा, कहीं क्लोरीन। तो वो जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ना उस हिसाब से हो रहा है वो, ठीक है। अब प्रैक्टिस करो काफ़ी दिन तो आपका उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना, न्यूनतम स्थायी स्पीसीज कौन सी है, न्यूनतम स्थायी स्पीसीज। तो कैसे करोगे आप, जल्दी से कमेंट करो इसका। बेरिलियम माइनस, कार्बन माइनस, नाइट्रोजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, कौन सी होगी बताओ, करके देखते हैं। बेरिलियम माइनस कैसे बना होगा, बेरिलियम को एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद बना होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ बेरिलियम की ई यही है। कार्बन कैसे बना होगा, कार्बन माइनस, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन देके। ठीक इसी प्रकार नाइट्रोजन माइनस कैसे बना होगा, नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देके। और ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन माइनस कैसे बना होगा, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देकर। न्यूनतम स्थायी यानी कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद कम स्थायी हो गई, यानी कि उसकी ई क्या होनी चाहिए, कम। अरे उसकी ई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना। जिसकी ई ज़्यादा यानी कि वो स्थायी ज़्यादा, ई कम, यानी कि अपने को निश्चित यही पता करना है कि इनमें से ई सबसे कम किसकी हुई है। तो बेरिलियम से बेरिलियम माइनस की अगर आप जाओगे ना तो उसकी ई क्या है, कम होती है, बहुत ही ई इसकी अपने को कम प्राप्त होती है। अभी तो कराया है पिछले वाले में सवाल ये, और ये सुबह वाली क्लास के अंदर भी करवाया था। अगर समझ में ना आए ना तो कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। कोई समस्या वाली बात है नहीं है, आगे चले। ठीक।
ठीक है जी। अगला सवाल है अपना, निम्न में से किस प्रक्रम में ऊष्मा का अवशोषण शामिल है? निम्न में से किस प्रक्रम में ऊष्मा का अवशोषण शामिल है? तो कौन से प्रक्रम में होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। कार्बन माइनस से कार्बन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस से ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन -3। तो देखो कार्बन माइनस, पहले अगर ऑप्शन का जिक्र करें तो कार्बन माइनस से कार्बन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यानी कि आकर्षण को तोड़ना पड़ेगा। आकर्षण को यदि तोड़ना पड़ेगा तो क्या होगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन अपने फेवर में है, ये ऊर्जा देनी पड़ेगी यानी कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस, यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? अपने को ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। ऊर्जा मुक्त होगी तो मतलब ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, ना कि ऊष्मा शोषित, ये वाला नहीं आएगा। आगे देखो, ऑक्सीजन माइनस से ऑक्सीजन -2। देखो एक बार जब कोई एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ना, तब तो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त। अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो क्या आगे पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। यहाँ पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण एक और इलेक्ट्रॉन है ना, अपने को जानबूझ के ऐड कराना पड़ता है, यानी कि अपने को ऊर्जा देनी पड़ती है। ऊर्जा अपने को मिलती नहीं, ऊर्जा देनी पड़ती है ना। तो प्रथम ईए के बाद, ईए फर्स्ट के बाद जितने भी ईए आएंगे ना, वो सारी ऊष्मा शोषी प्रक्रम की होगी। तो ये भी अपना ऑप्शन हो जाएगा। नाइट्रोजन से एक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन -1 किया होता तब तो ये ऊष्मा क्षेपी होती, लेकिन यहाँ क्या -3 बार बार इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि वही बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली। तो ये भी अपना उत्तर हो जाएगा। तो इसके इस ऑप्शन के कितने उत्तर हो गए? 3, पहला ये और ये। कोई समस्या है क्या किसी को? बोलो भाई। नहीं है? आगे चलें, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 7, इसका तो आप कमेंट कर दो हाथों हाथ, हाथों हाथ कमेंट कर दो, कौन सा उत्तर आएगा? निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन क्या है? ईए बंधित परमाणुओं का गुण होता है। ऑप्शन नंबर बी, ईएन बंधित परमाणुओं का गुण होता है। ऑप्शन नंबर सी, ईए विलगित परमाणु का गुण होता है। ऑप्शन नंबर डी, विकल्प बी व सी दोनों। जल्दी से कमेंट करो, आपके पास 10 सेकंड का समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो जी। तो देखो, जो ये होता है ना, ये विलगित परमाणु का गुण होता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये और जो आईपी होता है ना, ये तो विलगित परमाणु का गुण होता है। क्या? विलगित परमाणु का गुण। क्लास में करवाया था ये मैंने, विलगित परमाणु का गुण, ठीक है। लेकिन ईएन जो होता है ना, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो बंधित परमाणु का गुण होता है। क्या? बंधित परमाणु का गुण होता है ना। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है इसमें। पहला ऑप्शन देखो, ये बंधित परमाणु का गुण नहीं, विलगित परमाणु का गुण होता है। ईएन बंधित परमाणु का गुण होता है, बिल्कुल सही बात है। ईएन क्या है? बंधित परमाणु का गुण होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो अपने को असत्य छानना है, सत्य नहीं छानना, असत्य। तो पहला वाला क्या? ये बंधित परमाणु का गुण होता है, ये बंधित परमाणु का गुण होता है, गलत बात है। तो अपना ये ऑप्शन हो जाएगा एक। तो ईएन बंधित परमाणु का गुण होता है, ये तो सही है, लेकिन अपने को असत्य छांटना है, तो ये नहीं होगा अपना ऑप्शन। ये विलगित परमाणु का गुण है, ये भी सही होता है। विकल्प बी व सी दोनों नहीं। अपना उत्तर कौन सा आ जाएगा? ए। देखो ध्यान रखना, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। अपने को इस क्वेश्चन में असत्य पूछा है, पूछा गया क्वेश्चन है ये पहले। चलो जी, अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपने को क्या कहता है कि बताओ बच्चों, मूल्यांकन स्केल के अनुसार विद्युत ऋणता क्या है? मूल्यांकन स्केल के अनुसार विद्युत ऋणता क्या है? आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कर दो। आईपी का औसत होती है, ईए का औसत होती है, आईपी प्लस ईए का औसत होती है, आईपी व ईए से कोई संबंध नहीं है। जल्दी इसका आंसर कमेंट करो, 10 सेकंड का समय आपके पास, और ये 10 सेकंड आपकी पूरी हुई। तो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था कि जो मूल्यांकन स्केल के अनुसार जो ईएन होती है ना, वो आईपी प्लस ईए का क्या होती है? एवरेज होती है ना।
इनका एवरेज होती है। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, IP प्लस EA का औसत होती है। कोई दिक्कत वाली बात है? चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपने को क्या बोलता है कि सहसंयोजक बंध की ध्रुवता निम्न कारणों से बढ़ती है। सहसंयोजक बंध की ध्रुवता निम्न कारणों से बढ़ती है। ऑप्शन EA के बढ़ने से, EA के अंतर बढ़ने से, EN के बढ़ने से, या EN के अंतर बढ़ने से। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है अपना, जल्दी से कमेंट करो अगर आप समझ चुके हो क्वेश्चन को, तो उत्तर कमेंट करो जल्दी से। EA यानी कि विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ने से, या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंतर बढ़ने से, या फिर विद्युत ऋणता के बढ़ने से, और चौथा ऑप्शन है विद्युत ऋणता के अंतर बढ़ने से। तो कौन सा उत्तर होगा इसका सही? मैंने कल ही आपको बताया था कि मान लो कोई A और B के बीच में कोई बंध है, सहसंयोजक बंध, यदि इन दोनों की EN समान है, मान लो इसकी भी 2 EN है, इसकी भी 2 EN है, यानी कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या है, दोनों की समान है। पावर समान है तो यहाँ पर भी कोई आवेश नहीं आएगा और यहाँ पर भी कोई आवेश नहीं आएगा, यही बात है, आवेश नहीं आएगा। लेकिन यदि इन दोनों तत्वों के बीच में EN का अंतर है, इसकी 3 EN है, इसकी 2 EN है, तो आवेश के बीच में अंतर, EN के बीच में अंतर आ गया, EN के बीच में अंतर आ गया, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की पावर है ना, उसमें अंतर आ गया, तो A यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, तो इस पे A पे तो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इस पे आंशिक धनावेश आ जाएगा, यानी कि आयन बन गए, यानी कि बंध में ध्रुवता आ गई। तो ये ध्रुवता किस कारण आई है, EN के अंतर के कारण, और EN का अंतर जितना ज़्यादा होगा ना, बंध की ध्रुवता भी उतनी ज़्यादा होती है। तो देखो अपना कौन सा ऑप्शन सही मैच हो रहा है। विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ने से नहीं होगा, EA के अंतर बढ़ने से नहीं होगा, EN के बढ़ने से ना, मोर करेक्ट आंसर विद्युत ऋणता के अंतर बढ़ने से, विद्युत ऋणता के अंतर बढ़ने से, ये वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है अपना, कौन सा सर्वाधिक ध्रुवीय बॉन्ड है। सबसे पोलर बॉन्ड को अपने को बताना है, पोलर बॉन्ड कौन सा है। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, करके देखते हैं अपन। अगर आप समझ चुके हो तो आंसर कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, मेरे करवाने से पहले आप आंसर कमेंट कर दीजिए। देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन है पहले के अंदर, ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन की EN होती है 2.5। ठीक है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन की EN होती है कितनी, 2.75। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसकी EN होगी 2.75। ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसकी होगी 3.25। ये sp3 कार्बन है तो इसकी EN कितनी हो जाएगी 2.5, और इस वाले कार्बन की EN कितनी हो जाएगी 3.25। इसकी भी कितनी 3.25 और इसकी भी कितनी 3.25। अब देखो डेल्टा EN का अंतर जहाँ ज़्यादा है, यानी कि विद्युत ऋणता का अंतर जहाँ ज़्यादा होगा, ध्रुवता भी उतनी ज़्यादा। अंतर देखो यहाँ पे 2.5 है, 2.75 है, 0.25 का अंतर है। यहाँ देखो 2.75 और 3.25 कितने का अंतर है 0.50 का। यहाँ पर देखो अंतर 2.5 और 3.25, 0.75 का अंतर है। और यहाँ पर देखो अंतर 0, तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ है इस वाले में। तो बंध की ध्रुवीयता प्रकृति भी कहाँ होगी, इसके अंदर ही होगी। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, C ऑप्शन। कोई दिक्कत है, समझ पा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, कौन सा सर्वाधिक ताकतवर बॉन्ड है। अब ताकतवर बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। क्या आयनिक जो बॉन्ड है वो ताकतवर बॉन्ड होता है। और आयनिक गुण कब आते हैं, आयनिक गुण आते हैं EN के अंदर जितना ज़्यादा अंतर होगा, सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण भी उतने ज़्यादा होंगे। आयनिक लक्षण मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया था। यानी अपने को क्या ढूंढना है, EN का अंतर, डेल्टा EN अपने को खोजना है। जिसका डेल्टा EN ज़्यादा होगा ना, वो क्या होगा, ताकतवर बॉन्ड होगा। बोल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ढूंढो अभी, कार्बन की EN कितनी होती है भैया 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, नाइट्रोजन की 3, हाइड्रोजन की 2.1, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1, फ्लोरीन की 4 और हाइड्रोजन की 2.1। देखो सबसे अंतर आपको दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा अंतर किस में है, बिल्कुल बेशक ऑप्शन नंबर D के अंदर सबसे ज़्यादा अंतर है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थे 10 महत्वपूर्ण बेहतरीन सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो अभी क्या है कि कल अपनी जो MCQ की क्लास होगी ना, उसके अंदर अपन पीरियोडिक टेबल के जो ओल्ड आए हुए क्वेश्चन है ना, पुराने एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे करेंगे। साथ ही साथ जो लैब असिस्टेंट के अंदर पहले के 2 पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे ना, वो वाले भी करेंगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास भी आपको लेनी है, और आप प्रयास करा करो जब मैं क्वेश्चन पढ़ो ना, तब आप उसका आंसर कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी, मेरे बताने से पहले ना आंसर कमेंट कर दिया करो, तभी आप सिलेक्शन की रेंज में होंगे, अन्यथा आप कंपटीशन से बाहर हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।